तो इससे पहले देख ही लिए कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ऑर्गेन का, ठीक है। 60-65 में इसको कौन खोजा? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक इसको डिस्कवर किया था और लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। ह्यूमन बॉडी जो है पूरा ट्रिलियन ऑफ सेल्स से तुम्हारा मिलकर उसपे बना है। इसका साइज और शेप क्या होता है? वेरी कर रहा है। ऑर्गेनिज्म जो है अगर एक से ज्यादा सेल से बना है तो मल्टी सेलुलर बोलेंगे, अगर सिंगल सेल से बना है तो यूनिसेलुलर बोलेंगे। और एग्जांपल क्या हो जाएगा? एमोइबा, है ना, एमोइबा। तो एमोइबा जो है तुम्हारा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक चीज यहाँ पे क्लियर रखना कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनिजम्स की तरह ही जो एसेंशियल फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करेगा, है ना। अब देखोगे तो जैसे और एमोइबा है तो एमोइबा में कोई डिफरेंट शेप और साइज नहीं होगा। एमोइबा, है ना, तो इसमें कोई भी डिफरेंट साइज और शेप नहीं होगा। डिफरेंट साइज एंड शेप होगा क्या? ये लगाइए सर। अच्छा, डिफरेंट साइज और शेप होगा, डिफरेंट साइज और शेप नहीं होगा। तो एमोइबा में नहीं होता है। और ये एमोइबा जो है तुम्हारा सिंगल सेल होता है या फिर मल्टी सेलुलर? सिंगल सेल, हाँ सिंगल सेल होता है। ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर, हाँ। तो ये देखो, अब एमोइबा हैज सीडोपोडिया विच मीन्स सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट। तो यहाँ पे एमोइबा जो है यहाँ पे सीडोपोडिया आएगा तुम्हारा, सीडोपोडिया। अब देखो इसको सीडोपोडिया क्यों कहते हैं? सीडोपोडिया का मतलब क्या होता है? पोडिया, ठीक है। तो सीडोपोडिया का मतलब अगर फाइंड आउट करोगे तो 2 मिलेगा तुम्हारा। तो यहाँ पे 2 मिलेगा, इसमें से मिलेगा सीडो का मतलब होता है, सीडो का मतलब होगा तुम्हारा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। और पोडिया का मतलब होगा फिट, ठीक है। तो ये हो गया फिट। तो ये सीडोपोडिया का मतलब हो गया, मतलब सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फिट, ये जाएगा। एमोइबा इज फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म। और एमोइबा के बारे में अगर बात कर रहे हो तो ये एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें सब रहेगा। ऑर्गेनिज्म है कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और साथ ही साथ इसका जो एग्जिस्टेंट है वो कैसा है? एग्जिस्टेंस इसका ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट नहीं है। शेप जो होता है सेल का वो नॉर्मल। तो सीडोपोडिया का मतलब हो गया, सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फिट, है ना। और ये एमोइबा जो है तुम्हारा वो उसका एग्जिस्टेंस क्या होता है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि ये फुल फ्लेज नहीं है, ठीक है। अब देखो शेप जो होगा सेल का वो नॉर्मली राउंड होगा। सेल का शेप के बारे में अगर बात कर रहे हैं, शेप आकार कैसा होगा, शेप ऑफ द सेल, तो नॉर्मली अगर देखने को मिलेगा तुमको तो राउंड मिलेगा, ठीक है, गोल स्फेरिकल मिलेगा, राउंड स्फेरिकल और एलोंगेटेड, ये तुम्हारा सेल का शेप होगा। राउंड, स्फेरिकल या स्फेरिकल को ही एलोंगेटेड बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्मा भी एक लिविंग सब्सटेंस है। अब किसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया है? प्रोटोप्लाज्मा। तो प्रोटोप्लाज्मा भी तुम्हारा एक लिविंग नॉन लिविंग सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है तुम्हारा? लिविंग सब्सटेंस है, मतलब ये भी एक जीवित सब्सटेंस है ना, ऑफ द सेल। और ये लिविंग सब्सटेंस किसका है? ऑफ द सेल का। प्रोटोप्लाज्मा भी लिविंग सब्सटेंस है, किसका? सेल का, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्मा भी लिविंग
सब्सटेंस है सेल का? सेल हैव न्यूक्लियस। अब देखो सेल्स में अगर बात करोगे कि न्यूक्लियर सब्सटेंसेस जो है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस होता है, न्यूक्लियर सब्सटेंस, सेल में न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है लेकिन विदाउट पता है विदाउट क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर न्यूक्लियर सब्सटेंस सेल में होता है तो बोलोगे कि हाँ होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है? नहीं, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के। आर नॉन एज प्रोकैरियोटिक सेल, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब न्यूक्लियर सब्सटेंस तो है सेल में लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के है। इसी कारण से इसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक्स, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल। तो जैसे ही आ जाए प्रोकैरियोटिक सेल तो समझ लेना कि न्यूक्लियर सब्सटेंस तो सेल में है लेकिन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अलावा। एग्जाम्पल अब बोल दोगे कि अब देख लिए, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, तब बोल दोगे कि भैया सर प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एग्जाम्पल आ जाएगा तुम्हारा बैक्टीरिया। क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या कौन सा हो गया तुम्हारा? प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल। ब्लू ग्रीन एल्गी, और क्या हो जाएगा इसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी देखे हो कि नहीं? एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो वो काई वगैरह कभी कभी लग जाता है ना, कुआं वगैरह के नीचे में देखोगे, तो ये हो गया। तो ये सब क्या है तुम्हारा? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर सब्सटेंस तो है सेल में मगर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब ये जो सेल है ना बच्चा, सेल में पूछ दे कि न्यूक्लियस है कि नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस है कि नहीं है, क्या न्यूक्लियस है कि नहीं है, तो पता है ऐसा नहीं है कि सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है। द सेल हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब इसके पास जो न्यूक्लियस तो है ही लेकिन एक चीज और है, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी है। किसमें है तुम्हारा? न्यूक्लियस तो है ही, साथ ही साथ वो क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो यही बोल रहा है कि सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और साथ ही साथ किसके साथ है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस? प्लस या विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके साथ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब यहां पे हम देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का बात कर रहे थे, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या था कि मेरा न्यूक्लियर सब्सटेंस था लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अलावा, विदाउट, है ना, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्मा एग्जांपल हो जा रहा था। सेल का बात कर रहे थे, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी है और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो सेल हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिनेटेड एज। तो अगर जिस सेल में, इसी सेल का बात हो रहा है, तो एक सेल देखें जहां पे न्यूक्लियर सब्सटेंस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं दूसरे तरफ देख रहे हैं, एक सेल है जहां पे जो न्यूक्लियस है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ पे है और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक्स में, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो है ना, इसको डिजाइन किया गया यूकैरियोटिक सेल्स में। तो जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जहां, तो दो तरफ सेल में देख लो सेल बट रहा कैसे। एक सेल ऐसा है
जिसमें न्यूक्लियर सब्सटेंसेस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक्स, जिसमें एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, प्रोटोप्लाज्मा। दूसरी तरफ आ जाएंगे वैसे सेल में जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज है और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, तो उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक सेल। अब जितना भी तुम्हारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ाए थे ना, वो सब का सब क्या होगा तुम्हारा, यूकैरियोटिक सेल होगा। जितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ाए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ाए हैं, वो सब का सब बच्चा वो यूकैरियोटिक्स में जाएगा। किस में जाएगा, यूकैरियोटिक्स में जाएगा, ठीक है। सेल, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक सेल, क्लियर। अब देखो बेसिक पार्ट, अब देख लेते हैं, थोड़ा उसको स्टॉप कर दो, तो पॉज कर देना। सेल का कहानी देख लो। तो सेल जिससे कि पूरा हमारा जो शरीर है हम लोगों का बना है ना, और इस सेल का जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी समझ लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गन का स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है ना। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, हाँ, तो हमारे पूरे जीवन का ही उसी से बना है। तो ये जो सेल है, हमारा शरीर जो है कितने सेल से बना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। तो सेल्स में दो पार्ट में बट गया, एक तुम्हारा मल्टी सेलुलर, दूसरा हो गया यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में एक सेल से अधिक सेल होगा तो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर, है ना। जैसे हम लोग इंसान भी बना है तो मल्टी सेलुलर से। दूसरी तरफ देखें हम लोग कि एक जो सिंगल सेल होगा, तो सिंगल सेल से जो बना हुआ है उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर का एग्जांपल देखें तो एमोएबा आ गया, है ना। और एमोएबा का जो है साइज और शेप जो है वो डिफिनेट नहीं था, है ना। उसके बाद आगे जब हम लोग देखें तो एक चीज़ ये भी देखें कि जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स जो भी इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो सिंगल सेलुलर सिंगल जो सेल है ना, सेलुलर है, वो भी वो उस फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, है ना। फिर सेल में देखें कि सेल जो है ना, सेल क्या है, बटा हुआ है। एक जो है सेल में जिसमें न्यूक्लियर सब्सटेंसेस तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। दूसरी तरफ देखें जिसमें बैक्टीरिया हो जाता है, एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। और दूसरी तरफ देखें कि वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियर सब्सटेंसेस भी है, न्यूक्लियस तो वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज है, साथ ही साथ तुम्हारा वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, इसको हम लोग बोलते थे यूकैरियोटिक सेल, है ना। यूकैरियोटिक्स में जितना भी जो है कौन सा आ जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल उसमें आ जाएगा। यहां तक देखें, अब देख लो, हाँ, बेसिक पार्ट जो है सेल का, तो बेसिक पार्ट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन। बेसिक पार्ट्स, है ना, बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेल। बेसिक, है ना, किसी भी चीज़ का देखते हो ना कि बेसिक पार्ट क्या क्या है ना। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल, तो हमको किसका देखना है, बेसिक पार्ट इस सेल का। तो इस सेल का बेसिक पार्ट क्या है, मान लो मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी कुछ बेसिक पार्ट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखना है बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल्स क्या है। तो इसमें पता है बेसिक पार्ट क्या है सेल का, बेसिक पार्ट है इस सेल का सेल मेम्ब्रेन। क्या है तुम्हारा, सेल मेम्ब्रेन, ये बेसिक पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, साथ ही साथ न्यूक्लियस, ये सब क्या हो गया, बेसिक पार्ट हो गया किसका, सेल का। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि बेसिक पार्ट सेल का क्या क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, ये सब बेसिक पार्ट है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, याद रखना। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या होता है? पोरस, पोरस, ठीक है, एंड अलाउ सर्टेन सब्सटेंस और मटेरियल मूव बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो अब ये जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बड़ा ही पोरस है। पोरस का मतलब कोई भी चीज़ उसमें से जो है ना वो इनवर्ड या आउटवर्ड घूम रहा है, घूमेगा उसमें, ठीक है। तो देखो अलाउ करेगा, ये अलाउज करेगा, ठीक है, हाँ अलाउ करेगा। अब ये अलाउ क्या करेगा? सर्टेन सब्सटेंस को। ये नहीं है कि सारे को बोलेंगे भैया आ जाओ, है ना, मेरा गेट है बाहर, तो ये नहीं है कि सबको बुला लेंगे, मगर ये अलाउज किसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा? सर्टेन, सर्टेन मतलब किसी खास सब्सटेंस को, है ना, खास सब्सटेंस को, सर्टेन सब्सटेंस को अलाउज करेगा, या सब्सटेंस बोलो या मटेरियल बोलो। जैसे मेरा घर है, गेट है, कोई भी आया थोड़ी का एंट्री मिल जाएगा, है ना, तो जिसको अलाउड करेंगे या सर्टेन सब्सटेंस है उसको ये अलाउ करेगा मूव करने के लिए। क्या करने के लिए? मूव कर सकता है बोथ, दोनों साइड में, बोथ इनवर्ड, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अंदर बाहर दोनों, है ना, तो इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पोरस है। अब पोरस है, ये सर्टेन सब्सटेंसेस को या सर्टेन मटेरियल्स को ये अलाउड करता है कि वो अंदर इनवर्ड भी कर सकता है और आउटवर्ड भी जा सकता है। कोई दिक्कत? अब सेंट्रल डेंस राउंड स्ट्रक्चर इन द सेंटर इज नॉन एज न्यूक्लियस। सेंट्रल डेंस, सेंट्रल डेंस, तो सेंट्रल डेंस राउंड स्ट्रक्चर, एक राउंड आकार का स्ट्रक्चर होगा, राउंड आकार का स्ट्रक्चर होगा, डेंस होगा, सेंटर में होगा, सेंटर राउंड स्ट्रक्चर इन द सेंटर, और वो कहाँ पे होगा? इन द सेंटर में होगा। उसी को पता है किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस के नाम से, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स कैसा होगा? राउंड होगा। सेंट्रल डेंस राउंड स्ट्रक्चर्स का होगा, न्यूक्लियस का, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर्स होगा, सेंटर इज नोन एज अ न्यूक्लियस। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और बोल रहा है क्या? यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस, तो जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक, जेली की तरह एक सब्सटेंस होगा, जेली, जेली वगैरह खाया होगा ना, जेम्स वगैरह उस तरह का, तो जेली लाइक सब्सटेंस होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होगा। किसके बीच में होगा? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। जेली लाइक सब्सटेंस होगा, जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा, ठीक है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मा। देखो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? साइटोप्लाज्मा, वही है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली की तरह स्ट्रक्चर्स होगा, उसको हम लोग जानते हैं साइटोप्लाज्मा के नाम से। यही था। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। पोरस होगा, अलाउड करेगा सर्टेन सब्सटेंस को या मटेरियल्स को इनवर्ट्स करने का और आउटवर्ट्स करने को। यही था, है ना। ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस भी देख लिए, तो न्यूक्लियस का कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा न्यूक्लियस, और सेंटर में होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सेंट्रल डेंस राउंड स्ट्रक्चर्स होगा, जिसको न्यूक्लियस जानते हैं। और इन दोनों के बीच में एक जो है तुम्हारा जेली के जैसा सब्सटेंस होगा, उसी को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मा। क्लियर? तो दिक्कत नहीं ना? अब डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा। अब देखोगे क्या,
अलग अलग ऑर्गेनल्स होगा, ठीक है, ऑर्गेनल्स, डिफरेंट ऑर्गेनल्स किसका, ऑफ सेल, किसका, अलग अलग ऑर्गेनल्स होगा, किसका, सेल का, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्गेनल ऑफ सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा, कहाँ प्रेजेंट होगा ये, साइटोप्लाज्मा, हाँ, डिफरेंट ऑर्गेनल जो होगा सेल का वो प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्मा। डिफरेंट ऑर्गेनल्स किसका, सेल का, सेल का अलग अलग ऑर्गेनल्स जो होता है वो भी प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्मा में। पता है वो क्या होगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सुने होंगे है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी है ना, गोल्गी वडिज, राइबोसोम, राइबोसोम्स, और क्या होगा, राइबोसोम्स, etc। तो देखो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है सेल का, इसी सेल का अलग अलग जो ऑर्गेनल्स है वो कहाँ अवेलेबल प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्मा में, जिसको किस नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। ये सब क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स है किसका, सेल का, जो कि कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्मा में, और इसको ये नाम से जानते हैं। दिक्कत नहीं ना, ठीक है। लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इन स्फेरिकल शेप। अगर न्यूक्लियस जो है तुम्हारा, न्यूक्लियस अगर तुम्हारा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे, सेंट्रल पार्ट में लोकेट रहेगा, सेंट्रल पार्ट में अगर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रल पार्ट में रहेगा तो न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इन, पता है किस शेप में रहेगा ये, सेंट्रल पार्ट में अगर न्यूक्लियस है तो ये रहेगा स्फेरिकल, सेंट्रल पार्ट में अगर न्यूक्लियस है तो ये स्फेरिकल शेप में होगा। अगर सेंट्रल पार्ट में अगर न्यूक्लियस रहेगा तो ये क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, स्फेरिकल शेप्स का होगा। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा बाय पोरस मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस जो है सेपरेट होगा किससे, न्यूक्लियस को पता है सेपरेट कौन करता है, तो न्यूक्लियस इज सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा, किससे सेपरेट होता है, साइटोप्लाज्मा से ये सेपरेटेड हो जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कौन अलग कर देता है, तो साइटोप्लाज्मा से अलग हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा से बाय ए, पता है किससे, पोरस के थ्रू, पोरस, अभी बताया था ना पोरस, वहाँ पे लाउड करता था, पोरस मेम्ब्रेन, पोरस मेम्ब्रेन जो है, पोरस मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्मा से सेपरेट कर देता है, मेम्ब्रेन है ना, नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसी को हम लोग क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा बाय अ पोरस मेम्ब्रेन। कौन इसको अलग कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, पोरस मेम्ब्रेन के द्वारा। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा, इसको क्या नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्मॉलर और स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो फाउंड होगा इनसाइड द न्यूक्लियस इज नॉन एज न्यूक्लियस। तो छोटा सा और स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो फाउंड होगा न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड, उसको कहेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोजोम। और न्यूक्लियस जो है ना, इसी में एक थ्रेड मतलब धागे के तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, कंटेंट रखेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या रखेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसको पता है क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में रहेगा उसी को बोलते हैं क्रोमोजोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स,
है ना, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स कैरी जीन, और ये क्रोमोजोम्स पता है क्या कैरी करता है बच्चा? ये कैरी करता है जीन्स। जीन्स, हाँ ठीक है, जीन्स। जब बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे पेरेंट्स वाला जीन आ गया, जीन है ना, कुछ कुछ लक्षण मिलता जुलता है तुम्हारे माता पिता का, तो यही जो है ना क्रोमोजोम, मतलब न्यूक्लियस जो है वो कैसा थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम क्या कैरी करता है? जीन, ठीक है। एंड हेल्प इन इनहेरिटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट फॉर द ऑफ स्प्रिंग, और वही बच्चा में जो है ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण जो है ना फादर या मदर का आ जाता है इसी जीन से, क्रोमोजोम से। क्रोमोजोम्स क्या है? न्यूक्लियस में एक थ्रेड की तरह एक स्ट्रक्चर्स है, धागा की तरह स्ट्रक्चर्स होता है, उसी को बोलते हैं क्रोमोजोम, ठीक है, क्लियर है। तो जीन एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो भी जीवित प्राणी देख रहे हो ना, तो उसका एक तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट है, उसके जो इनहेरिटेंस से आया, उसके दादा परदादा, उसके जो जीन आया ना उसमें, उसका वही होता है फंडामेंटल यूनिट, जीन होता है, फंडामेंटल यूनिट है इनहेरिटेंस का, है ना। जैसे नहीं जो ज़्यादा पूछता है कि दादा को भी था, पापा को भी था ये बीमारी, हाँ, तो वही इनहेरिटेंस जो है ना इस तरीके से देखा जाता है, तो यही जो है तुम्हारा क्रोमोजोम जीन्स के कारण होता है। एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए लिविंग सेल्स आर नॉन एज प्रोटोप्लाज्मा, अब पूरा जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल का, लिविंग सेल का पूरा जितना भी चीज़ उसके अंदर है ना, उन सारे को हम लोग जानते हैं प्रोटोप्लाज्मा के नाम से। विच इंक्लूड, चाहे जो उसमें न्यूक्लियस हो, चाहे उसमें साइटोप्लाज्मा हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम है, ये सारे को हम लोग जानते हैं प्रोटोप्लाज्मा के नाम से, ठीक है। चलो स्टॉप कर दो।